आज व्यू 360 में G7 ममालिक का यूक्रेन का साथ देने का अज़्म और चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के मुकाबले में तरक्की पजीर ममालिक में $600 अरब की सरमायाकारी का वादा। पाकिस्तान में घर का खर्चा चलाने वाली तकरीबन हर ही तबके की खवातीन महंगाई के सामने बेबस। अभी इसमें ना गोश्त आया ना आटा आया है और बहुत सारी चीज़ें हमने कम कर दी हैं। और आपको बताएंगे कि 60 फुट की शार्क मेगलोडॉन दुनिया से कैसे गायब हो गई। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। तालिबान के सरकर्दा रहनुमा सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान हुकूमत में वज़ीर दाखिला हैं और अफगान दारुल हुकूमत काबुल की सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी उन्हीं के हाथ में है। अमरीकी इदारे FBI ने 2012 में हक्कानी नेटवर्क को दहशतगर्द गिरोह करार दिया था और इसके सरबराह सिराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी के लिए मालूमात फराहम करने पर $1 करोड़ तक के इनाम का ऐलान कर रखा है। सिराजुद्दीन हक्कानी सन 2008 में काबुल के एक होटल पर दहशतगर्दी के हमले से मुतालिक तहकीकात के लिए FBI के मतलूब तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल हैं। इस हमले में एक अमरीकी शहरी समेत 6 अफराद हलाक हुए थे। उन पर अफगानिस्तान में अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज पर सरहद पार से हमले करने का इल्ज़ाम भी है। सिराजुद्दीन हक्कानी एक अरसे तक छुप कर ज़िंदगी गुजारते रहे और उनकी सिर्फ एक ही तस्वीर मीडिया में सामने आती रही, मगर अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद ये सूरत हाल तब्दील हुई है और इस साल मार्च में सिराजुद्दीन हक्कानी ने काबुल में बगैर चेहरा ढके सरेआम एक तकरीब में शिरकत भी की। पाकिस्तानी सहाफ़ी ताहिर खान ने अफगानिस्तान में सिराजुद्दीन हक्कानी का इंटरव्यू किया है। इरम अब्बासी ने इस इंटरव्यू के बारे में ताहिर खान से बात की और सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी क्यों बेहतर नहीं हो सकी। सिराजुद्दीन हक्कानी इसका क्या जवाब देते हैं, आइए जानते हैं। ये मैंने बिल्कुल यही सवाल किया था कि जो मगरबी ममालिक है या दुनिया के अक्सर ममालिक है, क्योंकि अभी तो किसी ने उसको तस्लीम तो नहीं किया, किसी मुसलमान मुल्क ने भी नहीं किया, तो मैंने यही तो पूछा था कि किस तरह आप लोग दुनिया को इत्मीनान दिलाएंगे अपने पॉलिसियों की वजह से। सिक्योरिटी का अगर है तो सिक्योरिटी पे तो मुतमईन थे कि जंग ख़त्म हुई है और वो जो एक मतलब एक पुराना वाला माहौल था वो नहीं रहा। और जो दाइश का है तो उसको भी खैर दाइश का जिक्र तो उसमें नहीं आया, हमारे वाले इंटरव्यू में स्पेसिफिकली नहीं आया, लेकिन तालिबान के लीडर तो यही कहते हैं कि वहाँ पर कोई इशू नहीं है। सिराजुद्दीन हक्कानी पे बाउंड्री है, अमेरिका ने रखी है। इसके अलावा अमेरिका का कहना है कि उनका जो है अमेरिकियों की हलाकत में अफ़गानिस्तान में हाथ है। तो ऐसे में उनको लगता है कि मामलात आगे बढ़ेंगे। ये सवाल मैंने बिल्कुल उनसे किया। उन्होंने एक किस्म का गिला किया और ये कहा कि जो तालिबान की हुकूमत है उन्होंने दोहा मुआहदे के तहत उसको अमली जामा भी पहनाया है, ये उनकी बात थी और उनकी अभी भी कमिटमेंट है कि किसी को अलाउ भी नहीं करेंगे, इस्तेमाल ज़मीन की इजाज़त नहीं देंगे। उनका गिला अमेरिका से था कि या उनका दावा कह सकेंगे कि अमेरिका ने उनसे मुतालबात ये वाले पूरे नहीं किए, ये जो बाउंड्री को ख़त्म करना है, ये उनका गिला शिकवा था कि दोहा मुआहदे पे अमेरिका अमल नहीं कर रहा। हालांकि अमेरिका का अपना भी मौक़िफ़ है, अमेरिका भी कहते हैं कि तालिबान ने जो वादे किए हैं वो उनसे पूरे नहीं करते। तो रवाबित बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं, आपने कहा कि उन्होंने इंटरव्यू में बात की, तो वो कैसे बढ़ेंगे जब एक बहुत अहम शर्त अमेरिका ने, दुनिया ने जो मुतालबा कर रखा है कि अफ़गानिस्तान में आज भी 6ठी जमात के बाद लड़कियां स्कूल नहीं जा रही। उन्होंने अपने इंटरव्यू में CNN के में वादा किया था कि कुछ दिनों में खुशखबरी आएगी। उन लड़कियों के लिए तो अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई। मैंने इसी सवाल को क्लब किया था कि जब दुनिया आपसे मुतालबा कर रही है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो जिसमें दीगर भी लोग शामिल हों, और फिर उसी के साथ मैंने ये लड़कियों की तालीम वाला भी इसको क्लब करके दोनों को मुश्तरका उससे सवाल किया था। तो उसका जो मौक़िफ़ था वो ये था कि एक तो उनकी हुकूमत उनकी नज़र में नई है, अभी आहिस्ता आहिस्ता उनके इदारे जो है वो मजबूत हो रहे हैं, तो ये उनके दलाइल थे, यानी वो एक ये उनकी सोच थी। और लेकिन वो पुरएतमाद लग रहे थे कि वक्त के साथ साथ ये चीज़ें हो जाएंगी। जब मैंने इंक्लूसिव वाली हुकूमत की बात की है, दीगर लोगों को मौका देने का, अपने निज़ाम में जगह देने का, तो उसने कहा कि इस वक्त चूँकि 20 साल में जंग हुई है तो बदएतमादी की एक फ़िज़ा मौजूद है, यानी जो शख्सियात, दूसरे नाम तो नहीं ले रहे थे लेकिन दीगर लोगों के साथ, तो वो कह रहे कि आहिस्ता आहिस्ता वो बदएतमादी जब दूर होगी तो शायद मुस्तकबिल में थोड़ा सा जो दुनिया के जो मुतालबात है
ये इंक्लूसिव के हवाले से, दीगर लोगों को जगह देने के हवाले से, और ये जो तालीम का इशू है उस हवाले से, तो उनका तो ये ख्याल था कि चूँकि अभी एक नए हैं, दूसरी बात है कि एतमाद साजी के लिए मज़ीद वक्त चाहिए। तो ये बताइए, आपने बात की कि उन्होंने पाकिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी आपसे गुफ्तगू की है, इस हवाले से उन्होंने क्या कहा? तो उसने कहा कि ये इस्लामी इमारत का फ़ैसला था, उनका ज़ाती नहीं है। और जब ये हुकूमत कायम हो गई थी तालिबान की अगस्त में, तो यहाँ पर एक सोच थी कि पाकिस्तान में जो एक वहाँ सूरत हाल है, तशद्दुद है, ये मुसल्लह जो TTP की कार्रवाइयाँ है, ये ख़त्म की जाए, ये रोकी जाए। तो इसी हवाले से यहाँ पर एक सोच थी कि इसमें पाकिस्तान की मदद करे, सहूलतकारी करे, और उसी की बुनियाद पे जो मुज़ाकरात। लेकिन उसको थोड़ा सा गिला था जो बयानात हालिया दिनों में वज़ीर दाखिला पाकिस्तान का आया था TTP के हवाले से कि वो इनके अंदर होंगे और वो असलहा और सरेंडर की बात की थी। तो मेरा TTP का जवाब भी आया था उसका बड़ा सख्त। तो उसने कहा कि ऐसे बयानात जो है वो यानी मामलात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बाकी उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसमें रोल है सहूलतकारी का अफ़गान तालिबान की हुकूमत की, और ये जो तालिबान की हुकूमत है वो इसमें सहूलतकारी तो कर सकती है, मेज़बानी तो कर सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसमें दोनों साइड को किसी चीज़ पे मजबूर करना या एक फरीक को ये कहना कि आप ये करें या वो माने। ये मैंने जो तासुर लिया इंटरव्यू में, तो ये भी उनका मौक़िफ़ था कि सहूलतकारी ज़रूर करेंगे, लेकिन मसाइल का हल जो है वो दोनों आपस में कर सकते हैं। और इन्हीं मसाइल के हल के लिए हमने देखा कि दुनिया की 7 बड़ी मईशतों वाले ममालिक या G7 ममालिक के रहनुमाओं का 3 रोज़ा इजलास, जिसमें इस सब इशू पे गौर हो रहा था कि दुनिया में इस वक्त क्या हालात हैं, आज ख़त्म हुआ है। इस इजलास में सबसे ज़्यादा तवज्जो यूक्रेन जंग में कीव की मदद और रूस पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाने और दुनिया पर इन पाबंदियों के मनफी असरात को कम करने पर रहीं। इसके अलावा दुनिया में फूड सिक्योरिटी और माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस के हल के लिए भी इक़दाम करने पर इरादा किया गया। सातों बड़ी ताकतों की तरफ से यूक्रेन की हर तरह से मदद करने के अज़्म को दोहराया गया। G7 ममालिक की तरफ से एक मुकर्ररा कीमत से ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले रूसी तेल की नकलो हमल पर पाबंदी आयद करने के लिए कोई लाया अमल लाने पर भी इत्तेफाक किया गया। जिन दूसरे अहम उमूर पर G7 इजलास में तवज्जो दी गई, उनमें दुनिया को दरपेश महंगाई और चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर और उसका मुकाबला करने के लिए तरक्की पजीर ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरमायाकारी करने के लिए अगले 5 सालों में निजी और अवामी फंड्स की मद में $600 अरब जमा करने का वादा किया गया। चीन ने इस ऐलान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि जहां चीन ऐसे मंसूबों का खैर मकदम करता है कि वो बेल्ट और रोड मंसूबे की साख ख़राब करने की इजाज़त भी नहीं देता। दूसरी जानिब कल से फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत की बाकायदा दरख्वास्त के बाद स्पेन के शहर मैड्रिड में पहला सरबराही इजलास हो रहा है। इस 2 रोज़ा इजलास में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोप को दरपेश चैलेंजेस पर गौर किया जाएगा। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह मुख्तलिफ माहिरीन के मुताबिक 25% के लगभग हो सकती है। पूरी दुनिया को जिस तरह से महंगाई का सामना है और इस दफ़ा पाकिस्तान में भी जो महंगाई की शरह है वो 25% माहिरीन की तरफ से प्रेडिक्ट की जा रही है। सरकारी आदाद व शुमार भी तकरीबन 14% तक हैं। अगले साल के लिए विफाकी बजट में लगने वाले टैक्सेस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आम आदमी के लिए आने वाले दिन मज़ीद मुश्किल हो सकते हैं। इस माली साल के ख़त्म होने में 2 दिन बाकी हैं और हुकूमत IMF की शराइत को बजट में शामिल करके पार्लियामेंट से बजट तजावीज़ की मंजूरी ले रही है। लेकिन सरकारी सतह पर 14% महंगाई की शरह भी पाकिस्तान के एक बड़े तबके के बजट पर बुरी तरह से असरअंदाज हो रही है। बढ़ती हुई महंगाई ने घर का खर्च चलाने वाली तकरीबन हर तबके की ही ख़वातीन को परेशान कर रखा है। वो माहाना राशन जो पहले चंद हज़ार रुपए में आ जाता था, अब बहुत सी ज़रूरियात को कम करने के बावजूद महंगा होने की वजह से लेना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि कीमतों में गुज़िश्ता 5 हफ्तों में बेहद इजाफा हुआ है। घर का किचन चलाना अब ख़वातीन के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, जानते हैं सित्रा डार और खलील अहमद की इस रिपोर्ट में।
है, जिनमें कुकिंग ऑयल, दूध, चाय की पत्ती और कुछ ज़रूरी चीज़ें शामिल हैं। इनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अभी ख़रीदी भी नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरा बिल 4,314 रुपये बन चुका है। सिर्फ कुकिंग ऑयल एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत महीने में तीसरी बार बढ़ी है। अगर मुझ जैसा शख्स ख़रीदारी करते हुए परेशान हो चुका है, तो आप उन ख़वातीन का सोचिए जिनके हाथ में किचन का बजट है और उन्हें सब कुछ मैनेज करना है। तो फिर सोचते हैं और जानते हैं कि उन ख़वातीन से भी बात कर ली जाए कि वो इस वक्त घर का बजट किस तरह से चला रही हैं। पहले मेरे ख्याल में आ जाता था मेरा 12 से 14 भी ज़्यादा ही मैं कह रही हूँ आपसे, और अभी इसमें ना गोश्त आया ना आटा आया है, और बहुत सारी चीज़ें हमने कम कर दी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी इस वक्त। तो मेरे ख्याल में 19,000 कुछ का एक बना है, दूसरा एक और बिल है वो भी ऐसे ही कुछ बना है। हाँ, वो 13,000 का है, 13,052 का, बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैंने जब ग्रॉसरी फर्स्ट वीक ऑफ जून में जब की, तो मैंने लास्ट टाइम जो मैंने ग्रॉसरी की सेव की थी रसीदें, उसको सामने रखा और फिर उनमें से कोशिश की कि वो चीज़ें जिसको मैं समझती हूँ कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, उनको निकाल के जो शॉपिंग की उसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें कम करने के बावजूद प्राइजेज़ जो थे उस लिस्ट से ज़्यादा थे जो मैंने पिछले महीने आराम से किया। नहीं, मैं जो एज ए एम्प्लॉय तभी भी मैं देख रही होती हूँ, क्योंकि मैं जब ग्रॉसरी की शॉपिंग मैं ही कर रही होती हूँ, और मुझे पता होता था पहले मैं बड़ी आंखें बंद करके सारी चीज़ें लेती थी, अब मैं बड़ा देख देख के करती हूँ। और स्पेशली ऑयल, जो कुकिंग ऑयल है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया। ऑयल की कीमतें इस कदर ज़्यादा हो गई हैं कि जो हम अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल में एक लगा बंदा हिसाब होता है हर फैमिली का, कि सैलरी में अपनी चीज़ों को मैनेज करना होता है। अब उस चीज़ों को हमें कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तेल को अगर हम इस्तेमाल करते थे पहले 5 लीटर हम उठाते थे मंथ के हिसाब से, अब हम 2 लीटर पर आ गए हैं कि 2 महीने में हमें हर चीज़ को मैनेज करना है, नाश्ते ही बनाने, खाने ही बनाने, आना जाना भी देखना है, और उसको कीमतों को अपने बजट के हिसाब से कंट्रोल करना। फिर जब उनकी कीमतें बढ़ी हैं तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, सबकी कीमतें में फ़र्क पड़ा है। मैंने अपने किचन बजट में ये कोशिश की कि पहले जब हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे कि ईटिंग आउट कर लें या बाहर से खाना आ जाए, अब हम कोशिश करते हैं कि अगर हम पहले महीने में 4 दफ़ा करते तो अब शायद हम एक दफ़ा करने लग गए, बिकॉज़ हमें ये पता है कि जो प्राइजेस जो खाना बाहर से हम ऑर्डर करेंगे उसमें शायद हम 2-3 दिन अपने किचन को रन कर लेंगे। तो ये हमने किया है, इसमें कोई वैसी शर्मिंदगी की बात नहीं है, बिकॉज़ आप जब बाज़ार से खाना मंगवाएंगे 7,000 का 8,000 का बिल बनेगा, तो हम कोशिश करते हैं कि वी वांट टू सेव दैट मनी। मैं भी यही समझ रही थी कि अब सब्जियां दालें खाएंगे, लेकिन लेकर आए तो वो भी लग रहा है उसमें भी आग लगी हुई। हर चीज़ ऐसा लग रहा है जैसे सोने के बॉल बिक रही है, हर चीज़, सब्ज़ी लो, दाल लो या गोश्त लो, गोश्त तो खैर लिया ही नहीं है, हर चीज़ के रेट बढ़ गए, तो दाल और सब्ज़ी पता नहीं कैसे खाएंगे। मतलब दिन रात इसी पे दिमाग होता है कि बच्चों की ख्वाहिशात होती हैं, बच्चों की चीज़ें हैं, हम वो नहीं दिला पा रहे हैं। बच्चे चीज़ें मांगते हैं, हम कहते नहीं फ्रेंच फ्राइज ये मामूली सी चीज़ है, उस चीज़ के लिए भी हम सोच रहे हैं कि हम उसको आया बनाकर देंगे तो तेल यूज़ होगा, अब वो यूज़ होगा तो उसको यूटिलाइज़ दोबारा से किस तरह से करें। कोई फ्राई आइटम बना रहे हैं, पहले बना के दे देते थे, ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं है जिनको हम सोचें बनाने से पहले, अब हम उनको बनाने से पहले सोचते हैं। बजट में नो डाउट एक आम आदमी बहुत परेशान है, हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं तो ये कह रही थी कि सब कहते हैं जी असेंबली वालों की तनख्वाहें कम कर दो, असेंबली वालों का भाई मैं कहती हूँ कि शायद हम लोग सबसे ज़्यादा पिस रहे होते हैं। हम अगर जाते हैं ना, पहले हम कहीं जाते थे किसी को 100 रुपये टिप देते, अगर उनको पता है ना मेंबर है तो वो हमसे 500 टिप लेते हैं। और अब बात करते हैं कुछ अमेरिका की। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की एक टास्क फोर्स रियासत में गुलामी के दौर से लेकर आज तक सियाफाम बाशिंदों के साथ होने वाले सलूक का मुताला कर रही है, ताकि ये तयन किया जा सके कि क्या रियासत को गुलाम रखने वाले सियाफामों के वरसा को तलाफ़ी के लिए मुआवजा अदा करना चाहिए या नहीं। ये अमेरिका भर में अपनी नौइयत का पहला कदम है। अमेरिका में गुलामी के खात्मे की याद में मनाई जाने वाली तातील जून 3 के मौके पर लॉस एंजलिस में एक बड़ी स्ट्रीट पार्टी का एहतमाम किया गया था। इलाके की रिहायशियों के लिए ये एक मौका है कि वो गुलामी की मीरास से मुतालिक हर जाने पर तबादला ख्याल करें। हम वो लोग हैं जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कानून साज इस तलाफ़ी की ज़बान की मंजूरी दें। हम वो हैं जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हमारी कम्यूनिटी को एक टूटी हुई कम्यूनिटी से एक मुकम्मल कम्यूनिटी बनाने पर काम किया जाए।
कैलिफोर्निया अपनी रियासत में उन स्याहफामों के लिए तलाफी का हर्जाना देने का जायजा लेने वाली पहली अमरीकी रियासत है जो गुलाम बनाए गए लोगों की औलाद हैं। एक रियासती टास्क फोर्स ने हाल ही में एक अबूरी रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि रियासत को उन शहरियों को मुआवजा देना चाहिए जो गुलाम बनाए गए शख्स से अपने हसब नस्ब का सुराग लगा सकते हैं। मेरे नज़दीक स्याहफाम अमरीकियों की तलाफी के लिए हर्जाने पर मबनी इंसाफ उन तरक्की पसंद अहदाफ में से एक है जिसमें कैलिफोर्निया फख्र से पहल कर रहा है। टास्क फोर्स ने तलाफी के लिए हर्जाने की बहस को दोबारा तकवीयत दी है जो बहुत से स्याहफाम अमरीकियों के लिए एक ऐसा ख्वाब है जिसे वो तवील अरसे से देख रहे हैं। अब ये हर्जाना क्या हो सकता है? हाउसिंग और तालीमी क्रेडिट्स की शक्ल में या नकद रकम की अदायगी। ये इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए जो मुल्क को तबाह करके रख दे, लेकिन यकीनी तौर पर हमें इसके अजाले के लिए कुछ करने की जरूरत है। 1850 में जब कैलिफोर्निया रियासत के तौर पर अमेरिका में शामिल हुआ तो यहाँ गुलामी को गैर कानूनी करार दे दिया गया। टास्क फोर्स के सरबराह का कहना है कि तलाफी के लिए हर्जाने का मकसद खाना जंगी के बाद आज़ाद किए गए लोगों की मदद के लिए किए गए वादों को पूरा करना है। तलाफी वाकई गुलामी के मसले का हल है जो आप बखूबी जानते हैं, लेकिन इस मुल्क की तामीर नौ के लिए किए गए टूटे वादों से भी आप बाखबर हैं। 2020 में पुलिस बर्बरियत के खिलाफ मुजाहिरों के बाद हालिया बरसों में तलाफी की गरज से हर्जाने के मुतालबात ने जोर पकड़ा है। 2021 के गैलप सर्वे के मुताबिक 62% अमरीकियों का कहना है कि गुलामी के असरात को कम करना अमरीकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। कुछ नाक़िदीन कैलिफोर्निया टास्क फोर्स के दायरेकार पर सवाल उठाते हैं और ये भी कि क्या गुलामी की तारीखी गलती को दुरुस्त करने में बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं गुजर चुका। 200 साल पहले की गलतियों को आप किस हद तक उन समाजी बुराइयों के तौर पर मानते हैं जिसका ये हर्जाना आज ऐसे अफराद के गिरोह को दिया जाए जिन्होंने ऐसे हालात का सामना ही नहीं किया। एक कम्युनिटी तकरीब में रिहायशियों ने नस्ल परस्ती के असरात के बारे में बात की। मैं कैलिफोर्निया की बाशिंदा हूँ और अपने खानदान की दोनों जानिब से अफ्रीकी गुलामों की औलाद हूँ, जिनमें से एक को जिम क्रो के दौर के जनूब में सरेआम कत्ल कर दिया गया था। एक कर्ज वाजिबुल अदा है वरना हम बदस्तूर पसमानदा रहेंगे और हमारे आबा-ओ-अजदाद ने जो बनाया उसका फ़ायदा उठाने से महरूम रहेंगे। खदशात है कि तलाफी के लिए हर्जाने का मामला सिर्फ बातों तक ही महदूद रहेगा, लेकिन रियासती अमल ने कुछ एहसास दिलाया है कि इस मसले के बारे में पेशरफ्त हुई है। ये आगे की जानिब उठने वाला एक कदम है। बिलाशुबा मेरी ख्वाहिश है कि ये मामला जितनी तेजी से मुमकिन हो आगे बढ़ें। टास्क फोर्स के पास अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल देने के लिए आइंदा बरस मौसम गर्मा तक का वक्त है। मिशेल कोइन के साथ सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारी ज़मीन पर इंसानों की आमद से पहले कुछ ऐसे जानवर बसते थे जिनका आज कोई वजूद नहीं है। इन्हीं में से एक शार्क की एक नस्ल भी थी जिसे मेगलोडॉन कहा जाता है। ये शार्क कैसी हुआ करती थी और ये नस्ल हमारे समुद्रों से गायब कैसे हो गई, ये जानने की कोशिश की अब्दुल अजीज़ खान ने अपनी इस रिपोर्ट में। ये हड्डी एक ऐसी डॉल्फिन की है जिस पर लाखों साल पहले एक ऐसी शार्क मछली ने हमला किया जिसका कि आज कोई नामो निशान नहीं मिलता। जब साइंसदानों को रियासत मैरीलैंड के इलाके कैल्वर्ट क्लिफ से ये चबाई हुई हड्डी मिली तो इसके साथ एक ऐसा दांत भी मिला जो इस हड्डी पर मौजूद निशानों के ऐन मुताबिक था। जिस कदीम शार्क का ये दांत था उसे मेगलोडॉन कहा जाता है। जब पीटर बेंचले ने अपनी मशहूर नावल जॉज लिखी तो उसमें 25 फुट की ग्रेट वाइट शार्क से सारी दुनिया को डराया, लेकिन मेरे पीछे जो शार्क है ये 15 मिलियन साल पहले समंदरों में हुआ करती थी और ये है मेगलोडॉन और ये पीटर बेंचले की शार्क से कहीं ज़्यादा बड़ी और कहीं ज़्यादा हैबतनाक है। कैल्वर्ट मरीन म्यूजियम में रखे हुए इस ढांचे में इसके दांतों के अलावा तमाम चीज़ें मसनूई हैं, लेकिन इससे इस कदीम दौर की शार्क के साइज का ज़रूर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर इनके दांत मौजूद हैं और हमें मालूम है कि रीढ़ की हड्डी वाला जानवर है, इस वजह से बाकी ढांचा हम ग्रेट वाइट शार्क के अंदाज में बना लेते हैं क्योंकि वो आज की तमाम शार्कों में इससे करीब तर है। यानी आप आज के दौर की ग्रेट वाइट शार्क लें तो ये 20 फुट लंबी होगी, फिर इसी को बढ़ाकर एक ऐसे जानवर का साइज कर लें जो 60 फुट तक लंबा हो। जदीद तहकीक ये बताती है कि बहुत मुमकिन है कि मेगलोडॉन को ख़त्म करने की जिम्मेदार इससे कहीं ज़्यादा छोटी ग्रेट वाइट शार्क हो। मगर सवाल ये पैदा होता है कि कैसी शार्क, जो बहुत मुमकिन है कि मेगलोडॉन की अपनी खुराक रही हो, वो उसे ख़त्म कैसे कर सकती है। ये दोनों शार्क्स वेल और डॉल्फिन या सील जैसे ममालिया जानवरों को खाया करती थी।
इस वजह से इन दोनों के दरमियान खुराक के लिए मुकाबला हुआ करता था। ग्रेट वाइट इसके मुकाबले में छोटी थी तो उसे इतनी खुराक की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, यानी छोटा होना ही जिंदा रहने के लिए उनको मैग्लोडॉन पर बर्तरी दे गया। आज साइंसदानों का कहना है कि माहौलियाती तब्दीली ने भी इन्हें ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया होगा, लेकिन बहुत से माहिरीन का ये मानना है कि ग्रेट वाइट शार्क और मेगलोडॉन ने हमारे समंदर में 40 लाख साल साथ गुजारे और ये अरसा ग्रेट वाइट के लिए मेगलोडॉन की खुराक को ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। अब्दुल अजीज़ खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, मैरीलैंड। पाकिस्तान में अक्सर तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां हैं। कई ख़ानदान मुख्तलिफ ट्रैवल प्लान्स बना रहे होंगे। आइए आपको लिए चलते हैं स्कर्दू। इस्लामाबाद से स्कर्दू का हवाई सफ़र कुदरती हुस्न के नज़ारों से भरपूर है। कहीं बर्फ़ से ढके बुलंदो बाला पहाड़ तो कहीं खूबसूरत झीलें और सरसब्ज वादियाँ सफ़र का मज़ा दुबाला करती हैं। स्कर्दू के सफ़र पर चलते हैं कमर वज़ीर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कमर वज़ीर और आज सुबह के 7 बजने वाले हैं और हम निकल रहे हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। तो आज हमारी फ़्लाइट है इस्लामाबाद टू स्कर्दू, 1 घंटे की फ़्लाइट है। तो चलें सफ़र में आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। सफ़र का आगाज़ हमने श्रीनगर हाईवे से किया और फिर हम पहुँचे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चेक इन करने के बाद अब हम जहाज़ में दाखिल हो रहे हैं। Doors are armed and cross-checked and make sure all the passengers should be seated. Thank you. इस्लामाबाद से स्कर्दू की फ़्लाइट हमेशा दिलफरेब और दिलकश होती है। जहाज़ के उड़ान भरते ही हसीन नज़ारों का सिलसिला शुरू हो जाता है और अगर मौसम खुशगवार और बादल कम हो तो सफ़र और मज़ेदार हो जाता है। रास्ते में आप नारान कागान की वादियों से गुजरते हैं और नीचे सैफुल मलूक समेत कई झीलें नज़र आती हैं। फिर बर्फ़ से घिरा नांगा पर्वत आपके पहलू में आ जाता है। नांगा पर्वत दुनिया का 9वां बुलंदतरीन पहाड़ है। इसकी चोटी के करीब से गुजरते हुए आप पहले गिलगित शहर और फिर बल्तिस्तान डिवीज़न में दाखिल होते हैं। बल्तिस्तान में दाखिल होते ही आप बिलमिक वैली का नज़ारा कर सकते हैं। फिर बशो वैली, सोक वैली, अपर कचूरा लेक और शंग्रीला लेक का हुस्न देखते हुए आप स्कर्दू वैली में दाखिल हो जाते हैं। पहाड़ों के दरमियान से गुजरकर अब जहाज रनवे पर लैंड करेगा और फिर कुछ देर बाद आप स्कर्दू एयरपोर्ट पर होंगे। अब आपको इस सफ़र के बारे में कुछ टिप्स देता हूँ। इस्लामाबाद से आते हुए अगर मुमकिन हो तो जहाज़ में दाएं जानिब वाली सीटों पर बैठें क्योंकि बेशतर नज़ारे दाएं जानिब आते हैं, और अगर आप जहाज़ के परों के करीब वाली सीट पर बैठेंगे तो अच्छी तस्वीर और स्टोरीज भी बना सकेंगे। एयरपोर्ट से स्कर्दू शहर तक का सफ़र तकरीबन आधे घंटे का है, जिसके लिए आप एयरपोर्ट के बाहर से टैक्सी या गाड़ी ले सकते हैं। अब मैं भी अपनी गाड़ी पर बैठकर रवाना होता हूं। अगर आपको स्कर्दू के नज़ारे देखने हैं तो आप वॉइस ऑफ अमेरिका के फेसबुक पेज पर हमारी ट्रैवल पाकिस्तान की सीरीज़ देख सकते हैं। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA उर्दू, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA उर्दू। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।